सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अविनाश कुमार चंचल, आपका साइंस ट्यूटर। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को, जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि सबसे पहले इस चैप्टर में बोला गया है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेसिकली है क्या? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में हम लोग बोलते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पहला नंबर क्या है? तो इसमें क्रॉप्स है। ठीक है। अब बेसिकली क्रॉप्स क्या कहलाते हैं भाई? क्रॉप्स या तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो एक टाइप के हों, तो वो सब जो है क्रॉप्स हैं। और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में। ये जो क्रॉप्स है ये बेसिकली टू टाइप्स के हैं, एक राबी क्रॉप है और एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप जो बेसिकली है, ये इनका जो प्रोडक्शन होता है ये बेसिकली मानसून सीजन जब शुरू होता है तब होता है। हम बोल सकते हैं कि समर सीजन में ये क्रॉप्स लगाए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं। और राबी क्रॉप जो हैं ये बेसिकली कब होते हैं? ये विंटर क्रॉप्स में इनकी खेती की जाती है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग सीजन्स भी डिफाइन किया गया है। जैसे कोई अगर फसल है तो वो फसल अगर राबी सीजन में होता है तो उसे राबी क्रॉप्स कहते हैं। अगर कोई फसल खारिफ सीजन में होता है तो उसे खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस बेसिस पर इनके प्रैक्टिस करने के तरीकों के आधार पर इनको अलग कैटेगराइज किया गया है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग सीखते क्या है? जो क्रॉप्स है बेसिकली सेम टाइप का है। एक एरिया में क्रॉप्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरी होते हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन, अगर देखा जाए प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका जो खेती किया जाता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर किया जाता है। ये दो टाइप के हैं, एक राबी क्रॉप्स है और एक खरीफ क्रॉप्स है ना। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड्स में जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पर अगले स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम लोग अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ये जो हमारा क्रॉप्स है इसको मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया है ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो ये जो है एक राबी क्रॉप्स है और एक जो है खारिफ क्रॉप्स है। खारिफ क्रॉप्स के बारे में समर सीजन और जैसे ये मानसून का सीजन शुरू होता है ना, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनकी खेती को की जाती है, इनका प्रैक्टिस किया जाता है। और राबी क्रॉप्स ये बेसिकली विंटर सीजन में होता है ना, विंटर सीजन में इनको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर्स के बिना कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी फसल को तैयार करना पॉसिबल नहीं है। तो अब एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए इल्ड क्या है? बेसिकली इल्ड जो है प्रोडक्शन के क्वांटिटीज को, ये प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इल्ड को बोला जा रहा है ना। तो इनके लिए जरूरी क्या है भाई? ये कोई भी सीड्स है प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चरल एरिया है। तो ये एग्रीकल्चर एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग अगर सीड्स के पैटर्न को बराबर डिस्टेंस पर अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्रॉप्स होने की चांसेस हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर छोटे से एरिया में अगर वहाँ पर हम लोग अगर बहुत ही बगल में, बहुत ही नज़दीक, नियर बाई हम लोग अगर कोई सीड्स को वहाँ पर स्प्रेड करते हैं तो इनके बहुत शॉर्टेज होने के कारण, स्पेस के शॉर्टेज होने के कारण वहाँ पर क्रॉस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो यानी कि एक प्रॉपर डिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के अंडर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। और एक डेप्थ, यानी कहने का मतलब अगर डेप्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रॉप्स का जो रिलेशन है ये सॉइल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रॉप्स तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि सॉइल का सपोर्टिंग सिस्टम नहीं हो, है ना। अगर टॉप मोस्ट सॉइल पर अगर हमारा कोई भी सीड्स को स्प्रिंकल करते हैं तो चांसेस हैं कि कुछ बर्बाद भी हो जाए, कुछ वहाँ पर क्रॉप्स भी हो जाए, क्रॉपिंग भी हो जाए। लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ पर अगर हम लोग लगाते हैं, किसी भी सीड्स को स्प्रिंकल करते हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि क्रॉप्स को एक अच्छे इल्ड में कन्वर्ट किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक क्रॉप्स का टाइप और दूसरा क्या है कि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? एक डेप्थ है और दूसरा डिस्टेंस है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में, तो इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि सॉइल जो है, सॉइल के इंपॉर्टेंस का बहुत ही जरूरी, यहाँ पर सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप्स जो है ये पूरे तरह से अधूरा है जब तक कि यहाँ पर सॉइल का प्रॉपर यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं हो।
अवेबिलिटी के बारे में जब बात करेंगे तो देखिए एक बात यहाँ पर है, रिप्लेनिशमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट बेसिकली क्या है? इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए समय समय पर होता क्या है कि एक एरिया में एक अगर सॉइल अगर बार बार अगर प्लांट को मिलता है तो इनका जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है, न्यूट्रिएंट लेवल वो समय के साथ क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कमने लगता है। और जब तक न्यूट्रिएंट नहीं होगा तब तक क्रॉप्स पूरी तरह से प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, इनका पूरा यील्ड नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रिएंट का तो अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ये जो है एक रिप्लेनिशमेंट फैक्टर की तरह यहाँ पे काम करता है। इसके बाद इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो डिकम्पोज होते हैं सॉइल में, और वो भी एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सॉइल को हेल्प करते हैं ताकि क्रॉप जो है पूरे तरह से डेवलप हो, है ना। इसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए जब केमिकल फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक फैक्टर है पॉपुलेशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। देखिए अगर कम लोग होंगे तो खाने का क्वालिटी जो होगा ये मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो हमारा ध्यान वहाँ पर क्वालिटी पे नहीं है, हमारा ध्यान वहाँ पर होगा कि हम लोग सारे लोगों को क्रॉप अवेलेबल करवा पाएँ, यानी कि हमारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर पाए, यानी प्रोडक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो। और प्रोडक्शन लेवल का जब बात करेंगे तो यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है। यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स कोई भी क्रॉप्स के, किसी भी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अलग जो पॉइंट है वो है कि देखिए क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके हम लोग प्रॉपर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 क्या है, कोई भी सॉइल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, तैयार करना, है ना। यानी कि सॉइल जो होगा, अगर कोई भी सॉइल अगर फर्टाइल नहीं होगा तो वहाँ पर क्रॉप्स पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर फर्टिलिटी लॉस होने के कारण कोई भी क्रॉप जो है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितना भी खेती कर लो, इरिगेशन सप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वहाँ पर जब वहाँ का सॉइल सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है तो फिर क्रॉप कैसे कन्वर्ट होगा। और द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज अ टिल्टिंग और प्लगिंग। और समय समय पर आपको इसके लिए सॉइल की जांच और पड़ताल करनी बहुत जरूरी है कि सॉइल का फर्टिलिटी लेवल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग इतनी खेती कर रहे हैं और पता चला कि हमारा सॉइल ही यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, है ना। उसके बाद सोइंग एक इंपॉर्टेंट फेज है। सोइंग में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जब सोइंग करते हैं, जब हम लोग सीड्स को लगाते हैं तो एक बात का ध्यान में रखना है, जैसे हमने अभी पहले बोला था कि डेप्थ पर फोकस करना है और डिस्टेंस पर करना है। क्योंकि अगर नज़दीक में भी अगर हम लोग यहाँ पर सीड्स को अगर छिड़केंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजक्शन है, बहुत ही ज़्यादा आसपास होने की वजह से ये पूरे तरह से यहाँ पर क्रॉप्स अच्छी तरह से फ्री होकर सरवाइव नहीं कर सकता है और एक प्रोडक्शन नहीं बना पाएगा, है ना। और एक प्रॉपर डेप्थ भी होना चाहिए, है ना। इसके बाद समय समय पर अगर सॉइल बहुत ऐसा सॉइल है जिसका न्यूट्रिएंट लेवल कम है, बहुत कम नहीं है लेकिन इसका समय के साथ थोड़ा सा न्यूट्रिएंट लेवल कम हो गया, सपोज इसमें पोटासियम कम है, इसमें सल्फर कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया, है ना, तो फॉस्फोरस कम हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग ऊपर से एक मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स को हम लोग देते हैं। मतलब इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो टेम्पररी न्यूट्रिएंट की कमी को वो पूरा कर दे, और इसको ऐड करने से क्या होगा कि वहाँ पर क्रॉप जो होंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम बहुत ही अच्छा इनका प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ वेल मैनर्ड यहाँ पर उनको आगे बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स के बारे में जब बात करेंगे तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स की बातें जो है यहाँ पर अगर नेचुरल अगर फर्टिलिटी अगर सॉइल का लॉस होने लगेगा तो हम लोग इसके ऊपर से तो फर्टिलिटी डालेंगे ही डालेंगे। इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो डालेंगे ही डालेंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होगा ये फर्टिलाइजर्स कहलाएगा। और मैन्योर क्या है, आपको पता है कि नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल वेस्ट, जैसे द काउ डंग, एनिमल बोन्स एंड द डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट्स, वेजिटेबल वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। देखिए आपको पता है कि इन्वायरमेंट में तो बहुत तरह के नेचुरल यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, और जब वो खत्म हो जाते हैं, जब पूरे तरह से वो डेड और डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स लगने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये जो माइक्रोब्स है, चाहे बैक्टीरियल चाहे फंगल, तो ये जो
माइक्रोब्स हैं उनको समय के साथ ये एक मैन्यूर में कन्वर्ट कर देता है, और ये एक बहुत ही अच्छा एजेंट होता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, है ना। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर कहीं पर कोई एरिया में अगर कोई जानवर मरा हुआ है और वो मिट्टी के पास वहां पर है, तो एक समय के बाद जो डेड और डिकम्पोज्ड होगा, जब एक ऐसा कंडीशन जब वहां पर उस एनिमल का सिर्फ वहां पर बोन्स बचेंगे, तो यानी कि सारा उनका जो बॉडी पार्ट है वो तो कन्वर्ट हो गया, वो तो डिकम्पोज हो गया, और वो मिल किस में गया, मिट्टी में मिल गया। और एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट जब सॉइल में मिल जाता है तो एक मैन्यूर का फॉर्म जब बनता है, और वो मैन्यूर सॉइल को बहुत अच्छा सपोर्ट फर्टिलिटी का देता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को एक सही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि भाई हम लोग किस तरह से सॉइल को बनाएंगे, क्योंकि सॉइल तो इंपॉर्टेंट है, बिना सॉइल का तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारा कुछ टर्म्स है, और वो टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आपके सामने जो टर्म्स है, ये है नंबर 1 ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है? सॉइल का टॉपमोस्ट लेयर जो होता है, यहाँ पर जो काउ डंग्स हैं या जो भी एनिमल रिमेन्स है जो समय के साथ वहाँ डेड और डिकम्पोज्ड हो गए हैं, तो वो उसमें जब पूरे तरह से मिल जाएंगे सॉइल में, ऊपर सॉइल का जो ऊपर बहुत सारा लेयर होता है, तो सॉइल के ऊपर लेयर में जब कोई भी अगर जानवर वगैरह का वेस्ट अगर मिल जाता है तो ये फर्टाइल लेवल हो जाता है, ये फर्टिलिटी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमस बोल देते हैं। सॉइल में जितना कॉन्टेंट ह्यूमस का अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, सॉइल का फर्टिलिटी लेवल उतना ज़्यादा होगा, है ना। इसके बाद पेस्ट are the insect or the rodents that destroy much of our crop yield, thus it is necessary to save crops from pest। कीड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो पूरे तरह से क्रॉप फील्ड को बर्बाद कर देते हैं। पूरा जो एरिया होता है ना, अगर एक एरिया में अगर पूरा वहाँ पर पूरा ज़मीन पर खेती हो रही है, पूरे एरिया में खेती हो रही है, और अगर एक जगह अगर किसी फसल में कीड़ा लग गया ना, तो वो पूरे खेतों में फैल जाएगा धीरे धीरे। तो इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो इस तरह के जो इंसेक्ट्स रोडेंट्स हैं, तो इनको पेस्ट बोला जा रहा है। और आपने सुना भी होगा कि हम लोग पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, क्योंकि पेस्ट को नहीं फैलना है भाई। पेस्ट अगर वहां पूरा स्प्रेड कर गया तब तो पूरे खेत को वो डैमेज कर देगा, है ना। इसके बाद फ्यूमिगेशन क्या है? ये एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ऑफ चेकिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल्स इन द गैसियस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन। देखिए ये बड़ा अच्छा टेक्निक है फ्यूमिगेशन। होता क्या है ना, ये पूरा एरिया है, तो इस पूरे एरिया में यहाँ पे जो क्रॉप्स लगा हुआ है ना, तो पेस्ट तो है, तो पेस्टिसाइड का तो छिड़काव करेंगे, वो तो अलग चीज़ें हैं भाई। लेकिन यहाँ पर हम लोग गैसियस फॉर्म का भी यहाँ पर छिड़काव करते हैं, जिसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं। फ्यूम्स यानी जो उनका जो स्मोक्स होता है, गैसियस यहाँ पर जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि कीड़े को इरिटेशंस होते हैं। वो जो कीड़ा होता है वो इरिटेट फील करता है, इंसेक्ट्स को इरिटेशन होता है, और इरिटेशन होता है, बट क्रॉप्स वहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। ऐसा नहीं कि हमारे क्रॉप्स में किसी तरह का हमें बर्बादी होगी, किसी तरह का नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के टेक्निक्स को हम लोग फ्यूमिगेशन बोल रहे हैं, है ना। एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी एनिमल्स को आप सही तरह से पालते हैं, पोसते हैं भाई, उसके अब अगर आप सही तरह से उसका केयर करिएगा, तो केयर किस तरह से करिएगा? आप उसको खाना दीजिएगा, उसको घर दीजिएगा, उसका प्रॉपर तरीके से केयर करिएगा। जब बीमार पड़ जाएगा तो आपको तो भाई, अगर जानवर अगर रखे हुए हैं तो भाई आपको तो समय समय पर इलाज करवाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मैनेजमेंट होता है, ये जो देखभाल रख रखाव का जो मैनेजमेंट होता है, जब हम लोग एनिमल्स को करते हैं, चाहे वो अपने घर पे करें या किसी पोल्ट्री फार्म पे करें या कहीं पर भी किसी भी फार्म पे हम करें, तो इस तरह का जो मैनेजमेंट होता है केयर करने का एनिमल्स का, इसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर कंसेप्ट आप लोगों के लिए काफी इजी होगा। नाउ इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए यहां पर हम लोगों का आगे है एक सीलो का बात किया गया है। सीलो क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सीलो के बारे में जब बात करते हैं तो बेसिकली ये है क्या? ये हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड बिफोर यूजिंग being stored because moisture encourages the growth of microorganism, and they are then stored in metals or earthen containers, gunny bags. Such stores are called as the silo। एक स्टोर हाउस, ठीक है, एक स्टोर हाउस किस चीज के लिए? क्रॉप्स को सेफ रखने के लिए। क्रॉप्स को सेफ रखने के लिए आपको पता है कि कोई भी हार्वेस्टेड ग्रेन जब तैयार हो जाता है तो इसको पूरे तरह से सुखाया जाता है। इसको स्टोर करने के पहले पूरे तरह से सुखाया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो देख लीजिए जहां भी मॉइस्चर होता है वहां पर बहुत ही जल्दी वहां पर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, बहुत ही ज़्यादा वहां पर वो जो क्रॉप्स होगा बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत रैपिड
रैपिड होगा, है ना, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट ज़्यादा होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया, क्या बन गया कि अगर मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर के बढ़ने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। याद करने के लिए एम और एम तो याद ही रहेंगे, माइक्रोस बढ़ेंगे कब, जब मॉइस्चर बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें याद रहेगी। तो इसको पहले सुखाया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है और तब किसी मेटल कंटेनर में, किसी पॉट में, किसी बैग्स में इसको पूरी तरह से इनको रखा जाता है। तो वो जो स्टोर करते हैं ना, उसको सिलो बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों के घर में भी ये होता होगा, बहुत बड़े कंटेनर होते होंगे, उसको सुखाया जाता होगा क्रॉप्स को, और सुखाने के बाद उसके बाद उसको सनलाइट में रखने के बाद जब पूरी तरह से वो सूख जाएगा, तब हम लोग उसको महीनों दिन तक हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही उसको हम लोग सिलो बोलते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, देखिए, थ्रेसिंग प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ इन द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड द थ्रेशिंग, है ना। यानी सेपरेशन करने का एक मेथड है ना, ग्रेन्स को शाफ से। तो ये मेथड क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। और विनोइंग क्या होता है, ए मेथड टू ब्रिंग आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड द शाफ्ट, है ना। अब विनोइंग में क्या होता है, यहां पर भी वही है, यहां पर जैसे डेंसिटी है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहां पर सेपरेशन इनका होने लगेगा, ग्रेन्स अलग हो जाएंगे शाफ्ट से, है ना। और जो जो फिल्टर्ड ग्रेन्स नहीं होता है वो अलग चला जाएगा। तो विनोइंग भी और थ्रेसिंग भी दोनों कंपैरेटिवली मेथड क्या है, सेम मेथड है। इनका यूज क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करने में, ग्रेन्स को फिल्टर्ड करने में, है ना। यानी कि अच्छा ग्रेन्स हम लोगों को यहां पर मिलता है ना, यानी प्रॉपर फिल्टर्ड ग्रेन्स। नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां पर देखिए कुछ टूल्स के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट टूल्स। और जब इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात होगी तो इसमें उन टूल्स पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है जो प्रिमिटिव कंडीशन में भी यूज किए जाते थे, ठीक है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टूल्स में भी यूज किए जाते थे, और मॉडर्न में भी यहां पर कुछ ऐसे चीजों को रखा गया है जो यूज किए जाते हैं। पुरानी और मॉडर्न टेक्निक्स में यही चीज अंतर था कि पुराने समय में हमारा प्रोडक्शन कम क्यों होता था, क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जैसे जैसे हमारे पास टूल्स होते गए, हमारा प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन, ये भी बहुत बढ़ता चला गया। तो आइए, प्लगिंग एक ऐसा प्रोसेस है, और आप देख सकते हैं यहां पर आपका पोस्टर्स भी है ना। यहां पर दो जानवर हैं, यहां दो बुल्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक शाफ्ट को, वुडन शाफ्ट को वो खींच रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना हल जोतना। तो यहां पर वो चीजें हैं। और इससे क्या होता था, जब सॉइल को आप टिल्ट करिएगा तो उसमें क्या होगा, सॉइल का ऊपर का लेयर जब आप हटाइएगा तो उसमें आप फर्टिलाइजर्स को आप डाल सकते हैं, उसमें केमिकल्स को डाल सकते हैं, है ना। और जो भी वहां पर कीड़े होंगे या जो भी वहां पर जो भी यहाँ का न्यूट्रिएंट लेवल कम जाएगा उसको आप वापस कर सकते हैं। तो ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और आज भी मॉडर्न टाइम में भी इनका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये प्लगिंग एक मेथड है दैट इज यूज फॉर द टिल्टिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल्स, एंड दिस इंप्लीमेंट इट इज मेड अप ऑफ द वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। और आप देख सकते हैं कि यहाँ दो जो बुल्स हैं ये इसको खींच रहे हैं, और यहाँ पर इसका दूसरा साइड में ये वाला इस तरह का यहाँ पर इनका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो कि पूरे सॉइल को क्या कर रहा है, पूरे सॉइल को यहाँ टिल्ट करने के लिए यूज कर रहा है ना। तो ये जो है हमारा प्लगिंग है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा प्रोसेस है होए। तो होए भी क्या है, यहां पर इट इज बेसिकली यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। सॉइल अगर हार्ड होगा तो ना तो इसमें पानी जा पाएगा, वाटर का प्रॉपर सप्लाई होगा, और ना इसमें फर्टिलिटी इनका गेन हो पाएगा। तो फर्टिलिटी भी गेन नहीं हो पाएगा, है ना, फर्टिलिटी भी गेन नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को प्रॉपर रहने के लिए पहले तो सॉइल को हमको क्या करना पड़ेगा, हार्ड से करना पड़ेगा सॉफ्ट। ये जब सॉफ्ट होगा तब पानी जाएगा उसमें, और जब पानी जाएगा तो प्लांट में जो रूट हेयर होते हैं, प्लांट्स में तो रूट हेयर होते हैं, तो इन रूट हेयर तक ये पहुंचेगा, और आसानी से प्लांट के सारे पार्ट्स तक रूट हेयर से ये जो पानी होगी, जो मिनरल्स होगा, वो उनके एरियल पार्ट तक जाएगा। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉइल को यहाँ पे सॉफ्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग होए का यूज कर रहे हैं। कल्टीवेटर का यूज क्या करते हैं, ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर में ये लगा हुआ है यहाँ पे। ये तो आज कहीं पर भी गाँव में आज के डेट में भी रूरल एरिया में प्लगिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रैक्टर, एक तरफ ट्रैक्टर होता है और पीछे में वहाँ पर इनका एक इंस्ट्रूमेंट है, इनका एक टेक्निक्स है जो एकदम नोकीले टाइप का होता है, और नोकीले रीजन जो होते हैं वो सॉइल को पूरे खुरेदने के काम में आते हैं, ताकि वहाँ सॉइल जो है पूरे तरह से यूज्ड हो सके, यूटिलाइज हो सके, और मैक्सिमम प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन कर सके। और ये जो है आज के डेट का सबसे एडवांस टेक्निक है। क्यों? क्योंकि ये
हमारा लेबर इसमें मेहनत कम लगेगा और समय को ये बचाएगा। यानी देखो ये काम शुरू में पहले आदमी करते थे, आपने पुराने मूवी में देखा होगा पुराने टाइम में कि वो वहाँ पे 4 आदमी थे और 4 आदमी क्या कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं और पूरा वो ज़मीन जो हो रहा है वो वहाँ पे सिंचाई के लिए यूज किया जा रहा है, वहाँ फसल लगाए जा रहे हैं। तो वही अब आदमी जो है ना, आदमी हटकर यहाँ पर ट्रैक्टर ने उनका जगह ले लिया, यानी ट्रैक्टर ने उनके रिप्लेसमेंट को कर दिया। तो इससे क्या हुआ, लेबर भी कम हो गया और समय की भी बचत हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडर्न टूल्स है कल्टीवेटर, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सीड ड्रिल्स के बारे में बातें की गई है। सीड ड्रिल्स, ठीक है। अब सीड ड्रिल्स भी वही है, ये ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा, ये ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो उसी तरह से ये ट्रैक्टर्स के मदद से ये ड्रिल किया जाता है। आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत मोस्ट पॉपुलर है क्रेन्स, है ना। तो होता क्या है, एक जगह कोई भी जमीन को अगर गड्ढे करने होते हैं तो वहां पर एक एंड जो होता है ट्रैक्टर या हेवी टूल्स से वहां पे रहता है, वहां कनेक्टेड होता है, और दूसरा एंड वो जमीन के अंदर क्या होता है, वो उसको ड्रिल करते हैं। और ड्रिलिंग का पर्पस क्या होता है, ड्रिलिंग का ये पर्पस होता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पर, डिस्टेंस पर इनको पूरी तरह से सीड को छिड़काव किया जाए ताकि प्रॉपर तरीके से इनका क्रॉप का प्रोडक्शन हो, है ना। डिस्टेंस अगर होगा प्रॉपर तरीके से, डेप्थ अगर प्रॉपर होगा, तभी ये अच्छे तरह से ये पूरी तरह से नॉरिश्ड करेंगे। देखिए होता क्या है, कभी कभी ये जो लेयर है ना सॉइल का, ये सॉइल का, इसमें बहुत सारा लेयर होता है, टॉप मोस्ट होता है, मिडिल और सबसे नीचे वाला भी लेयर होता है। तो कभी कभी ये ऊपरी भाग जो होता है ना, ये फर्टाइल नहीं होता है, लेकिन इसके नीचे का भाग जो होता है ना, ये पूरा फर्टाइल होता है। ये क्या होता है, पूरा फर्टाइल होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरा फर्टाइल होता है तो करना क्या पड़ेगा कि अगर हम लोग ऊपर के लेयर को अगर कोई भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं तब तो ये नहीं हो पाएगा, तब तो ये प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ नीचे वाले सिरे तक हम लोग जाने के लिए इस सीड ड्रिल का हम लोग यूज करते हैं। अगर इस सरफेस पर अगर हम लोग सीड को लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरह से वो यहाँ पर निकल सकता है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है ना। और सिकल तो बड़ा कॉमन है। मैनुअल हार्वेस्टिंग, यानी ये प्रिमिटिव टूल की तरह यूज किया जाता था, आज के डेट में भी कहीं कहीं इसका यूज किया जाता है। हालांकि हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिमिटिव टूल और मॉडर्न टूल ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये सिकल होता था जिसे हसुआ बोला जाता था भाई। तो ये मैनुअल हार्वेस्टिंग मतलब हाथ से फिजिकल वर्क करके इनको क्या होते थे ना, इनको तोड़ा जाता था। आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा जो एरिया है वहाँ पर इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को अलग करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको अलग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर सिकल का एक काफ़ी अपना यूज होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये एक अच्छे फॉर्म में आपका नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का पूरी तरह से समराइजेशन है और कोई भी टॉपिक्स बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है। तो आप इसे बार बार देखें और कॉन्सेप्ट्स को समझें। थैंक यू।